डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रहे बदलावों की, हलचलों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो भी सही समय पर, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। हमेशा की तरह आज भी लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ रहेगा आज के हमारे इस एपिसोड में खास, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। दिल्ली स्थित कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो क्या कुछ है आज खास, आइए जानते हैं और रुख करते हैं सीधा कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईओटी का उपयोग हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसका उपयोग अब वह दिन भी दूर नहीं कि कृषि में भी आईओटी का उपयोग करना आसान हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा और कहीं कहीं हो भी चुका है। और आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस को इंटीग्रेट करके उपयोग किया जाता है। उन डिवाइसेस का कृषि में उपयोग होगा। सबसे पहले हम जहाँ तक मृदा की बात करें तो मृदा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वो जब जानकारी देता है, तो उससे अगर कोई न्यूट्रिएंट अधिक है तो हम उसको कम देंगे, क्योंकि अधिक न्यूट्रिएंट भी नुकसानदायक होता है, किसान भाई जानते हैं, और जिसकी कमी है उसको देंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड, जो कि भारत सरकार की योजना चल रही है, उस तरह का ये इसमें होगा, इसमें बताया जाएगा। वहीं जो सिंचाई का है, सिंचाई के लिए भी इंटरनेट के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठकर हम ऑटोमेटेड करके सिंचाई कर सकते हैं। तो उसमें मृदा में कितनी नमी है, क्या है, और कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, यह भी हमें पता पड़ जाएगा। कब आवश्यकता है यह भी पता पड़ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, आईओटी के उपयोग से। और हम यहाँ भी देखते हैं उसके बाद की, जैसे कि मौसम की भी जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स मदद करता है हमारी। साथ ही हम ड्रोन्स हैं, जैसे कि नमो ड्रोन दीदी योजना भी चल रही है भारत सरकार की, और ड्रोन्स के माध्यम से हम आजकल स्प्रे तो कर ही सकते हैं दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का, इवन खाद का भी कर रहे हैं, और इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर की इमेजेस ले सकते हैं, या फिर जो नुकसान होता है कई बार जो फ्लड्स में या फिर कोई और भूकंप वगैरह का नुकसान होता है, उसमें फसल का नुकसान का भी जायजा कर लेते हैं। इसमें भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक विद्या काम आती है। इसी के साथ साथ रोबोटिक्स जो है, रोबोटिक्स का भी उपयोग, जो क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मजदूरी की तरह से वो खेती होती है, तो रोबोटिक्स भी लगभग उसी तरह से काम करता है, और यह स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर बढ़ावा देता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से संभव है। और यहाँ तक कि फुल्ली ऑटोमेटेड फार्म भी आजकल हो गए हैं कि आपको कुछ करने की नहीं ज़रूरत है, एक क्लिक ऑफ बटन से सारा वो हो जाता है। और इसका उपयोग की ज़रूरत कहाँ पड़ी किसान भाइयों, आजकल अपन समझते हैं कि एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसमें प्रिसीजन नहीं आ पाता है। खेती अंदाजे का काम हो गया है कि कभी मौसम गड़बड़ होता है, कुछ होता है, तो इससे एक एनालिसिस होगा और प्रिसीजन आ जाएगा, तो हम आगे अच्छा उत्पादन भी ले सकेंगे, और अपनी मार्केट में भी यह मदद करेगा कि मार्केट में आगे किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होने वाला है। इवन लॉजिस्टिक्स में कि जो सामान जाता है उसका हमारी स्थिति में नियंत्रण कर सकते हैं कि कितना तापमान है, कितनी दूर तक गया है, कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिन में ख़राब हो जाएगा। तो यह काफ़ी मददगार साबित होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको धीरे धीरे हम अपने उसमें किसी में अपनाएंगे। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में आइए नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे खेतों के लिए। अगर हम इसका निर्माण अपने खेत में ही करें तो हम अपनी लागत को बचा सकते हैं, और इसका उपयोग अगर खेत में करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी खेत की मिट्टी और साथ ही साथ जो हम उसमें फसलें उगा रहे हैं उनकी गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के फायदे क्या हैं, किस तरह से इसे तैयार किया जा सकता है और इससे हमारे खेतों में क्या बदलाव आ सकता है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केचुए। केचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं
और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केंचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केंचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केंचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल न हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी, जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे, केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें, जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो अपनी अलग सोच और कुछ अलग करने की चाह के चलते सफलता हासिल किए हुए हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। इस वक्त हम लुधियाना के पास हैं और गांव का नाम जोधा है। ये छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इसी गांव के जमकौर सिंह की है। इन्होंने 33 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का मैं ओनर हूँ। हमारा जो गांव है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पास है। हमने जो ये काम शुरू किया है इसके काम शुरू करने को मतलब कम से कम 28-30 साल हमें जहाँ तक पहुँचने में लग गए हैं। 28-30 साल पहले मैंने एक छोटा सा काम मतलब कर्जा लेके गवर्नमेंट से बैंक से कर्जा लेके शुरू किया था। वो सिर्फ उसमें आटा चक्की थी, एक तेल निकालने वाला मशीन था, बस दो हमारे पास मशीनें थी। वो काम हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमने शुरू किया था। इस काम में हमारे पिताजी की हमें बहुत सपोर्ट रही, लेकिन हमें मन में बहुत मतलब रहता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है काम, जैसे ये प्रोडक्ट बना पड़ा है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मतलब हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब काम की समझ आती गई, एक एक करके हम प्रोडक्ट की गिनती बताने शुरू कर दी। अभी हमारे पास तकरीबन 50-55 तरह के प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। काम की तो दिक्कतें तो बहुत आई थी। सबसे दिक्कत बड़ी रहती थी पंजाब में बिजली की दिक्कत। गांव का एरिया था, गांव के एरिया में बिजली नहीं आती थी, इसलिए रात भर हमें काम करना पड़ता था। दिन में भी मतलब इसको जो ग्राहक था उनको देखना पड़ता था। मॉरल सपोर्ट जो हमारे पास इतनी नहीं थी, मतलब काम अकेले ही करने वाले थे। जमकौर सिंह तेल, आटा, दाल, चावल और मसालों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय 2 बातों को देते हैं, एक ईमानदारी और दूसरी क्वालिटी। इनका कहना है कि ये गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए इनके उत्पादों की मांग पूरे पंजाब में है। अभी हम अपने काम से पूरे खुश हैं और देश के युवाओं को भी कहते हैं कि अपनी धरती पे अपने गांव में कहीं भी काम करो, 8-10 साल तुम मेहनत करो दब के, मतलब आपका जो काम है वो आपको ऊपर मेहरबानी काम आपके पे करेगा। आप इतनी कमाई कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मतलब ईमानदारी से होना चाहिए। सैमसंग का जो काम है इतना काम है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला और काम है, मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये काम। जमकौर सीधे किसानों से फसल खरीदते हैं। आटे के लिए इन्हें गेहूं चाहिए, तेल के लिए सरसों और मसालों के लिए हल्दी, धनिया जैसी फसलें। इसके अलावा इस यूनिट में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अकाउंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग और कोई मजदूरी। हर काम रफ्तार पकड़ने में समय लेता है। जमकौर सिंह को यहाँ तक पहुँचने में 33 बरस लगे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण को तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है।
पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब रुख करते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। आइए कृषि जगत में क्या कुछ खास हो रहा है जानते हैं एआई एंकर कृष से। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे मटर की खेती पर, जो किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनता जा रहा है। हाल ही में मटर की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसे लाभकारी बनाने के लिए किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। मटर की फसल को ठंडे और शुष्क मौसम की जरूरत होती है। इसकी बुवाई का सबसे सही समय अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर तक होता है। अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो बीज का चयन ध्यानपूर्वक करें और प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। खेत की तैयारी के दौरान मिट्टी में पर्याप्त जैविक खाद डालें, जिससे फसल को जरूरी पोषण मिले। बीज को बोने से पहले उन्हें फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करें। इससे बीज जनित बीमारियों से बचाव होगा। मटर के पौधों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जलभराव से बचना भी जरूरी है। जल निकासी की सही व्यवस्था फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों को बाजार की मांग और भाव पर भी नजर रखनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाली मटर की फसल को अच्छे दाम मिलते हैं। साथ ही जैविक खेती अपनाने से मटर की गुणवत्ता और बाजार में मांग दोनों बढ़ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जल की महत्ता को हम सभी जानते हैं, समझते हैं और अब बहुत ज़रूरी है इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने का। और इसी के लिए हमारी सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। और किस तरह से ये योजना अभी तक हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, आइए बताते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है।
सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है हमारे कार्यक्रम के लिए, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं कृषि दर्शन ddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58 CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।